पहले लेक्चर में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, ये बता दिया था कि बिल्कुल बेसिक बातें यहां पे हम डिस्कस करेंगे। वैसा कुछ भी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीजें डिस्कस करेंगे या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। जब बच्चा 10वीं से 11वीं में आ रहा होता है तो भाई उसके लिए उसे बस ये चीज बताई जाती है इस चैप्टर में कि तुम्हें कौन कौन सी चीजें आगे पढ़नी है, क्या चीजें होंगी, कैसे फिजिक्स को डिवाइड किया गया है। फिर मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि 1900 से पहले की फिजिक्स को क्लासिकल फिजिक्स हम लोग बोल रहे थे और 1900 के बाद की फिजिक्स को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स बोल रहे थे। ठीक है, तो दो पार्ट में डिवाइड हो गई फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड क्लासिकल। क्लासिकल हो गया पुराना वाला, जैसे हम बोलते हैं ना क्लासिकल गाने या फिर क्लासिक गाने, तो वो कौन से होते हैं, पुराने गाने। तो उसी प्रकार से क्लासिकल फिजिक्स है अपनी पुरानी फिजिक्स, और नई वाली फिजिक्स जो है वो मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसके मैंने क्या किया, कुछ पार्ट आपको बताया कि क्लासिकल फिजिक्स में आप मैकेनिक्स पढ़ोगे, जहां पे आप मास के साथ डील करोगे, मास की एनर्जी से डील करोगे, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मास की मोशन के साथ में डील करोगे। ठीक, उसके बाद हम आ गए थे आगे कि भैया ऑप्टिक्स आपको पढ़नी है। ऑप्टिक्स में क्या पढ़ेंगे हम, लाइट की नेचर, लाइट के एप्लीकेशंस, है ना, और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो लाइट के होते हैं, राइट। उसके अलावा मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जहां पे आप लोग चार्ज के बारे में पढ़ोगे, उसकी मोशन के बारे में पढ़ोगे। फिर मैंने आप लोगों को यह भी बताया कि भैया एक और पार्ट है थर्मोडायनामिक्स, जहां पे आप हीट के बारे में पढ़ोगे, है ना। वो सारी चीज मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स में मैंने बताया नई नई चीजें जो 1900 के बाद में डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह बनने लगे, वो न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है। और जो एटॉमिक फिजिक्स है, छोटे लेवल पे जो फिजिक्स जा रही है, ठीक है, बिल्कुल माइक्रो लेवल पे, राइट, वो सब आता है। एक्सरे हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी हो गई, वो सब मॉडर्न फिजिक्स में यानी कि 12वीं क्लास के एंड में जाके हम पढ़ेंगे। ठीक, तो भैया सबसे पहले हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से इस लेक्चर का लिंक शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ में, काफी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगनी चाहिए बच्चों को, इंटरेस्टिंग नहीं मतलब इंपॉर्टेंट नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। लेकिन यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाने का मतलब यह नहीं है कि यहां से आपको पढ़ाई ही नहीं करनी है। भाई समझने के लिए तो चीजें पढ़नी है ना, ये तो पता होना चाहिए ना मुझे मैं क्या क्या पढ़ने वाला हूं, क्या क्या मेरे सिलेबस में है, क्या क्या चीजें मुझे आगे जानने को मिलेंगी, है ना। तो वही वाली बात है, इंट्रोडक्शन है पूरा, राइट। और आज का इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब मैं बताऊंगा आपको फोर्सेस के बारे में। ठीक है, जो जो फोर्सेस आप लोग देखेंगे आगे। ओके, टाइम टेबल से एक बार रूबरू करवा देता हूं। जो बच्चे 11वीं क्लास में हैं, 4 बजे से 4:30 4:45 तक बेटा आपकी क्लास होती है बायोलॉजी की। ठीक है, मंडे वेंसडे फ्राइडे 11वीं की क्लास आपकी लगेगी 3 दिन। कौन से 3 दिन, सोमवार और बुधवार और शुक्रवार, मंडे वेंसडे फ्राइडे। ठीक है, 11वीं क्लास के बच्चे अपना टाइम टेबल याद रखेंगे, मंडे वेंसडे फ्राइडे। ठीक है, उसके अलावा दूसरी क्लास जो होती है सेम टाइम पे आपकी होती है मैथ्स की। बायोलॉजी के जो बच्चे हैं वो बायोलॉजी पढ़ेंगे और जो बच्चे मैथ्स के हैं वो इस दौरान मैथ्स पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी क्लास आती है मेरी यानी कि फिजिक्स की। ठीक है, मेरा नाम सचिन है और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा 11वीं में। 12वीं में आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप बोर्ड के लिए 90, 95 या फिर जो भी परसेंटेज आप टारगेट कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको सारी चीजें बताता रहूंगा, बताता हुआ चलूंगा। उसके बाद आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी और उसके बाद लास्ट में आपकी इंग्लिश की क्लास होगी। ठीक है, ये आपका डेली का शेड्यूल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो भैया अब चालू करते हैं चैप्टर को। ठीक है, चैप्टर में क्या है अगला टॉपिक, हमने बेसिकली डिवाइडेशन पढ़ लिया था कि डिवाइड कैसे करना है फिजिक्स को। उसके बाद अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। क्या है, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के फोर्स कौन कौन से होते हैं नेचर में। तो फोर्स का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा फोर्स का चैप्टर, है ना। 9वीं क्लास में आप लोग पढ़ते हो फोर्स, 10वीं में भी पढ़ते ही होगे, थोड़ा बहुत आपको ज्ञान दिया जाता है फोर्स का कि भाई फोर्स होता क्या है। ठीक है, उसके अलावा आपकी अगर स्ट्रीम साइंस है, अब आप क्या करते हो, 10वीं के बाद बच्चे कुछ आर्ट्स में जाते हैं, कुछ कॉमर्स में जाते हैं, कुछ साइंस में जाते हैं, तो आप आ गए हो साइंस में। कहां आ गए हो आप, साइंस में। अब साइंस में यार आपको 3 चीजें पढ़नी होती हैं, बेसिकली 4 पढ़नी होती है। मैं बात कर रहा हूं मैथ्स वाले बच्चों की, उन्हें पढ़ना होता फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, और कुछ बच्चों को पढ़ना होता है बायोलॉजी, कुछ दोनों ही पढ़ लेते हैं। 2 तरह की स्ट्रीम होती है, या तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हो या आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हो। ठीक है, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये बात है
कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ऐसा पार्ट है आपकी जर्नी का जो आपको दोनों में ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बेटा। नोट्स जो आपको है वो लिंक में मिल जाएंगे, ठीक है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, चैप्टर नोट्स मिल जाएंगे, सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। चलो उसके आगे देखो, जो बच्चे पूछ रहे हैं ना नोट्स कैसे बनाने हैं, तो बेटा ये वाला चैप्टर ना, इसके आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं, इस चैप्टर में आपको कोई नोट्स नहीं बनाने हैं। नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे हम अगले चैप्टर से। अगला चैप्टर है अपना यूनिट एंड डायमेंशन, और क्लास अपनी कब होगी मैंने आपको टाइम टेबल में बता दिया था, ठीक है। हमारी क्लास कब होती है, वेडनेसडे को होगी, और वेडनेसडे के बाद फ्राइडे को। अब हमारी क्लास होगी फ्राइडे को, ठीक है। तो फ्राइडे को जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बता दूंगा कैसे नोट्स बनाने हैं, कैसे नहीं बनाने हैं, क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं लिखना है, कैसे चीजों को टैकल करना है। ये जो है चीजें बिल्कुल बेसिक है, ये तो मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन के तौर पर इस चैप्टर को लिया, नहीं तो कई जगह तो इस चैप्टर को पढ़ाया भी नहीं जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा, आपको कोई जरूरत नहीं है चीजों पे ज्यादा फोकस करने की, ध्यान देने की, या फिर इसका नोट बनाने की। आप सिर्फ और सिर्फ सुने जो मैं बोल रहा हूं कि आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। चलो अब देखो, फंडामेंटल फोर्सेस की अगर मैं बात करूं नेचर में, तो 4 फंडामेंटल फोर्स है। फंडामेंटल का मतलब क्या है, फंडामेंटल का मतलब है कि 4 तरह के फोर्स होते हैं और इन्हीं से सारे फोर्स ड्राइव होंगे। मतलब कि ये मेन फोर्सेस है, ठीक है, मतलब कि यही वो फोर्स है जिनसे बाद के सारे फोर्स निकल जाएंगे। बाद के जितने भी फोर्सेस होंगे, मतलब कोई भी फोर्स आपके दिमाग में आता वो इन्हीं से कहीं एक से निकलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब कौन कौन से होते हैं। पहला फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा फोर्स होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, तीसरा फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और चौथा फोर्स होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो देखो कौन कौन से फोर्स हो गए, फोर्स हो गए हमारे पास में 4 तरीके के, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, 2 तो ये हो गए। फिर उसके बाद 2 आएंगे वीक न्यूक्लियर और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो देखो याद कैसे करना है, याद ऐसे करना है कि एक तो मास का फोर्स होगा। मास का कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशन। एक मास दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आपने पढ़ा हुआ होगा, उसे बोलते हैं हम ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद अगर ग्रेविटेशन फोर्स समझे, ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है, मास का फोर्स। दूसरा फोर्स आएगा चार्ज का फोर्स। चार्ज क्या होता है, चार्ज आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, प्रोटोनिक चार्ज है। जैसे मास एक मैटर की प्रॉपर्टी है या मास मैटर है, तो उसी तरह से क्या है, चार्ज भी एक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, ठीक है। चलो तो मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स होता है मास के बीच में और चार्ज के बीच में होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स, 2 फोर्स हो गए। अब बाकी के जो बचे फोर्स 2 है वो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियस के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इनका मतलब क्या है वो समझाता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, इनकी रेंज की बात कर रहा हूं मैं, रेंज की, कि कितनी कितनी रेंज होती है, इस पे बाद में आएंगे, अभी नहीं आ रहे। पहले फोर्स के नाम याद करो। मास के बीच में लगेगा ग्रेविटेशन, चार्ज के बीच में लगेगा इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स, और 2 फोर्स बच गए जो वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज की, रेंज क्या होती है, रेंज का मतलब होता है कि किस दूरी में ये फोर्सेस लग सकते हैं, ठीक है, किस दूरी में ये फोर्सेस लग सकते हैं, कि कितनी दूरी होनी चाहिए 2 फोर्सेस के बीच की कि ये फोर्स अट्रैक्ट करे एक दूसरे को या रिपेल करे। मतलब कि अगर मैं यहां खड़ा हूं और मैं किसी चीज पे फोर्स लगा रहा हूं, तो मेरी एक रेंज होगी, मतलब मेरे से कितनी दूर तक फोर्स जा सकता है उसकी एक रेंज होगी, उस दूरी को बोलते हैं रेंज, है ना। रेंज क्या है, दूरी है उस फोर्स की जहां तक वो फोर्स लग सकता है या फिर एप्लीकेबल हो सकता है। क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं आगे कि भैया रेंज क्या होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स की रेंज बोली गई है इनफाइनाइट। अब ऐसा क्यों बोला गया है, ऐसा बेटा इसलिए बोला गया है क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लग सकता है मास के बीच में, 2 मास के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स लगता है। ग्रेविटेशन फोर्स किसका फोर्स है, 2 मासेस के बीच का फोर्स है। अब देखो एक मास है अर्थ, ठीक है, और एक मास है मून। आपने देखा होगा कि मून जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, यह ग्रेविटेशन की वजह से ही लगा रहा है। अर्थ जो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है वो ग्रेविटेशन की वजह से ही लगा रही है। तो हम लाखों किलोमीटर दूर होते हुए भी ग्रेविटेशन फोर्स को क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि भैया सन जो है हमसे कितने हजारों करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन अर्थ जो है उसके चारों तरफ कैसे चक्कर लगा रही है, ग्रेविटेशन की वजह से चक्कर लगा रही है। ये तो हमें पता है, ये तो नोन फैक्ट है, साइंटिस्ट लोग प्रूव कर चुके हैं ये सब चीजें कि ग्रेविटेशन ही वो रीजन है
जिसकी वजह से सारे के सारे प्लैनेट क्या कर रहे हैं, ऐसे सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब अनंत दूरी होते हुए भी ग्रेविटेशन फोर्स वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि ग्रेविटेशन की तो जो रेंज है वो इनफाइनाइट होगी। कैसे पता चला, अर्थ एक बहुत बड़ा मास है। अर्थ छोटी मोटी कोई चीज थोड़ी है यार, नारंगी थोड़ी ना है जो छील लोगे खा लोगे। शेप नारंगी जैसी है बस अर्थ की रेडियस पता है कितनी है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर इतनी है अर्थ की रेडियस। इतनी तो सिर्फ रेडियस है। ठीक है, समझे। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब बहुत भारी मास है ये। ठीक है, हैवी मास है। अगर ये हैवी मास है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भैया ये तो बड़े बड़े दूसरे मासेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, छोटी चीजों को तो करता है। देखो ये पेन नीचे गिरेगा, किसकी वजह से गिरा, क्योंकि अर्थ एक बहुत बड़ा मास है, उसने इसे क्या किया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, चलो, तो ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो हर एक ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है और इनफाइनाइट दूरी तक भी लग सकता है ना। वो डिपेंड करेगा कि मास कितना है, जो खींच रहा है फोर्स वो भारी कितना है मास। ठीक है, जो जिस फोर्स से खींच रहा है। तो ग्रेविटेशन की रेंज हो गई हमारे पास में इनफाइनाइट। ठीक है जी, समझ में आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, अगर आगे हम चलेंगे तो हमें दूसरा फोर्स मिलता है, मान लेते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स। अभी इन दोनों को एक साथ बताऊंगा, न्यूक्लियर फोर्स को। ठीक है, वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को। इलेक्ट्रोडायनामिकल फोर्स जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कौन सा फोर्स है, ये लगता है चार्जेस के बीच में। तो इसकी भी जो रेंज है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, इनफाइनाइट होती है। ये भी डिपेंड करेगा चार्ज के मैग्नीट्यूड पे कि चार्ज कैसा है। ठीक है, अगर चार्ज बहुत बड़ा हो जाएगा तो भैया हम इनफाइनाइट रेंज में ये वर्क कर पाएगा। ठीक है, अर्थ को हम क्या समझते हैं, हमें बाद में पता चलेगा जब हम 12वीं में आएंगे कि अर्थ भी एक मैग्नेट है। आपको पता है जब हम कंपास को क्या करते हैं, ऐसे कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट करके ऐसे छोड़ देते हैं तो अपने आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुक जाती है। फिर हम बोलते हैं कि अर्थ का जो साउथ है वो नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, नॉर्थ है वो साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब इसीलिए चुंबक को भी हम जब ऐसे लटकाते हैं तो वो नॉर्थ और साउथ ऐसे घूम फिर के जब फ्रीली उसे सस्पेंड करते हैं तो ऐसे घूम के ऐसे नॉर्थ साउथ में रुक जाती है ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अर्थ भी एक क्या है, मैग्नेट है। तो वहां पे हमें मैग्नेटिक फोर्सेस की जानकारी मिलेगी। और अर्थ कोई छोटी मोटी मैग्नेट थोड़े ना है, बहुत बड़ी मैग्नेट है। तो इसकी रेंज भी क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे अगर मैं चलूं तो आगे मुझे यह पता चलता है कि भैया दो फोर्स और बच गए, जो कि है वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, आपने एक टर्म सुनी होगी, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, हमें पता है कि हर एक एटम में इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काट रहे होते हैं अपनी अपनी ऑर्बिट में। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसमें होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये इतने टाइटली बंधे होते हैं, इतने टाइटली बंधे होते हैं कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका चार्ज क्या है। ये चार्ज फ्री होने के कारण भी फोर्स लगा सकते हैं। देखो न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, हमें पता है प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता, ये भी हमें पता है। इसका मतलब क्या है कि अगर न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है लेकिन इसके अंदर न्यूट्रॉन्स है और वो बहुत टाइटली बंधे हुए हैं, तो इसका मतलब यार यहां पे फोर्स बहुत हैवी होना चाहिए, बहुत तगड़ा फोर्स लग रहा होगा, बहुत भारी फोर्स लग रहा होगा यहां पे। तो इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होंगी सारी चीजें, राइट। चलो अब आ गया वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है कि कुछ चीजें आप पढ़ोगे 12वीं क्लास में मॉडर्न फिजिक्स में कि कोई न्यूक्लियस अपने आप ही टूट रहा है, उसको किसी ने फोर्स नहीं लगाया, कुछ नहीं बोला, वो अपने आप ही टूट गया। तो जहां पे बीटा डीके होता है और कुछ पार्टिकल निकलते हैं, जैसे न्यूट्रिनो जहां पे निकलेगा या एंट्री न्यूट्रिनो जहां पे निकलेगा, वहां हम बोलेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है। ठीक है, और इनकी रेंज कितनी होती है, रेंज होती है इसकी बहुत छोटी होती है और इसकी भी बहुत छोटी होती है, क्योंकि ये न्यूक्लियस कितना सा होता है, न्यूक्लियस देखा है, न्यूक्लियस देखा है आपने, नहीं देखा ना, 10 टू पावर माइनस, देखो 10 टू पावर -15 -16 में चल रहा है, -18 में चल रहा है। ठीक है, तो मतलब ये कि बहुत छोटे, हमें आंखों से तो कभी जिंदगी में नहीं दिख सकते, हम कितने बड़े हो जाएं हमें कभी भी नजर ही नहीं आएंगे कि भैया ये कहां पे रखे हुए हैं, न्यूक्लियस हमें कभी नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो आंखों से तो हमें दिखाई नहीं देती ये चीजें। ठीक, तो आंखों से दिखाई नहीं देती है, इसलिए बहुत छोटी रेंज में ये लगते हैं। ऐसा नहीं है ना कि यहां पे एक न्यूक्लियस रख दिया और यहां पे एक न्यूक्लियस रख दिया,
दोनों ने एक दूसरे को भड़ाक से अटैक कर लिया है ना, ऐसा नहीं होता है। इनकी जो रेंज है न्यूक्लियस की फोर्सेस की वो अंदर ही अंदर होती है, और न्यूक्लियस का साइज आपको पता ही है 10⁻⁻15 से भी छोटा होता है, 16, 17, 18 की टाइप्स में होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है सारी चीजें। चलो ओके, अब यार आगे चलते हैं, अब इनकी थोड़ी थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। 4 फोर्स आ गए, 4 फोर्सेस के नाम बताओ। मास के बीच में लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज के बीच में लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और 2 फोर्स न्यूक्लियस के होते हैं, न्यूक्लियर, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अब किस पे, अब आ जाते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स पे। यार ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ये फोर्स लगता है मासेस के बीच में, और मास होने के कारण ही, जहां मास है वहां ग्रेविटेशनल फोर्स होगा ही होगा, ये बात तो आप मान के चलो। जहां जहां मास होगा वहां वहां न्यूक्लियर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। एक बच्चे ने पूछा है कि सर स्ट्रॉन्गर फोर्स कौन सा है? बेटा देखो, नाम में ही स्ट्रॉन्ग लग गया ना, जिसके नाम में ही स्ट्रॉन्ग लग गया है, कौन सा? देखो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे कमजोर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ रहे हो? अगर मैं एक नंबर देता हूं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को, अगर मैं इसे 1 मान रहा हूं, तो इसकी वैल्यू होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की 10⁻⁻², यानी कि 1/100। 10⁻⁻² का मतलब क्या होता है? 1/100। उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी कि 1/10⁻13, और ये हो जाता है 1/10⁻39। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें तो आपको? चलो, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर है बेटा, और ये फर्स्ट चैप्टर है और इसका कोई मीनिंग नहीं है, बस ये चीजें समझाने के लिए कि आप क्या पढ़ने वाले हो आगे। मेन जो चैप्टर है वो अपना फ्राइडे से स्टार्ट होगा, यूनिट एंड डायमेंशन, एक एक चीज कवर की जाएगी। तो पहली क्लास से मेक श्योर कि आपके आसपास के जो भी बच्चे हैं, आपकी स्कूल के जो भी आपके दोस्त हैं, सहपाठी हैं, मित्र हैं, महिला मित्र हैं, जो भी है, ठीक है, सबको इन्फॉर्म करें कि भैया क्लास लेते हैं सचिन सर अपनी 11वीं की, और हमारा अगर टारगेट है 12वीं में 90% से ऊपर नंबर लेके आने का, तो क्लास जरूर अटेंड करनी है। और जरूर अटेंड करनी इसलिए है क्योंकि हमें अच्छा स्कोर करना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड्स के एग्जाम में भी। ठीक है, मिलके फोड़ेंगे, सारी चीजें साथ में करेंगे। तो आई होप यहां तक क्लियर होगी। अब मैं बात कर रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स की। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की मैं बात करूं तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है मासेस के बीच में, जहां 2 मास होंगे वहां ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। ठीक है, अब ये आपने पढ़ा भी होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला G(m1m2/r² होता है। हालांकि 11वीं में पूरा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर अपना ग्रेविटेशन रहेगा पहली बुक का, वहां पे इसे ढंग से पढ़ेंगे, ये तक पढ़ेंगे कि रॉकेट कैसे ऊपर भेजे जाते हैं, कैसे मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ये सन है, ये आग का गोला कौन है? सन है। किसका सन है? ये बेटा वाला सन नहीं है, ये SUN सन, सूर्य देवता वाला सन है ये। ठीक है, इसके चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट यहाँ पे क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये कैसे लगा रहे हैं? इस सन ने इसे अपनी तरफ खींचा हुआ है और इस प्लैनेट ने इसे अपनी तरफ खींचा हुआ है। ये फोर्स बैलेंस है और ये क्या कर रहे हैं? चारों तरफ इसके इस परफेक्ट ऑर्बिटल में चक्कर लगा रहे हैं, और इसको हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन में भी पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन में भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे अगर मैं चलूं, कोई बच्चा मुझे बोल रहा है कि न्यू क्रैश कोर्स स्टार्ट करो जेईई मेन के लिए। बेटा चल रहा है, सुबह सुबह 11 बजे से 2 बजे तक क्लासेस होती है। ठीक है, उसका टाइम टेबल आप लोग एक बार देख ले, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें पहले तो चैनल को, बगल में घंटी बन के आएगी, उस घंटी को बजा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें, टाइम टेबल मिलते रहें, डीपीपी मिलती रहें, नोट्स मिलते रहें और लेक्चर की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है, चलो तो ग्रेविटेशन फोर्स समझ में आ गया, सिर्फ मासेस के बीच में लगेगा कि एक मास दूसरे मास को कैसे अट्रैक्ट करता है। अब देखो, ये पेन को मैंने छोड़ा तो ये नीचे गिर गया, तो आप क्या बोलोगे कि अर्थ ने पेन को अट्रैक्ट किया, है ना? चलो मान लेते हैं अर्थ ने पेन को क्या किया? अट्रैक्ट किया। आपकी बात सही है यहां तक, लेकिन ये पेन भी अर्थ को बराबर इंटेंसिटी से अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी चीज सत्य है। अगर अर्थ पेन को अट्रैक्ट कर रही है तो पेन भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, बस अर्थ का मास बहुत ज्यादा है पेन से, इसलिए पेन गिरता है नीचे, अर्थ नहीं गिरती पेन की तरफ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से। ठीक है, उसके बाद आगे अगर मैं चलूं तो मुझे पता चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की चर्चा करनी है तो यार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है चार्जेस के बीच का फोर्स है। अब चार्जेस के बीच का फोर्स कैसा है? आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा लेंज़ लॉ।
आपने पढ़ा होगा, लेंजेस का दोस्त था ना वो, क्या नाम था, फेराडेज लॉ, है ना। और आपने ट्रांसफॉर्मर वगैरह पढ़े होंगे, आपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पढ़े होंगे, तो आपको बताया गया होगा कि एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, है ना। तो ये जो चार्जेस के बीच का फोर्स होता है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। चलो उसके बाद सुखचैन सिंह पूछ रहे हैं कि बीटा डीके क्या होता है। बेटा बीटा डीके ना 12वीं क्लास का लास्ट चैप्टर है, तो तभी पढ़ेंगे, ठीक है, अभी 11वीं में नहीं डिस्कस होगा ये सब। ठीक है, आगे चलते हैं तो भैया हमें पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है। और एक आपको अच्छा तरीका बताता हूं, अगर आपको किसी भी सवाल में कोई डाउट आता है तो आप पता क्या कर सकते हैं, उसकी फोटो खींचो डाउटनेट ऐप से, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अभी तो हम तो 11वीं क्लास डिस्कस कर रहे हैं, पहला चैप्टर है, मैं 12वीं की चीजें थोड़ी ना आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट आता है, कभी भी लाइफ में कोई भी डाउट आए सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, आपको क्या करना है, सिर्फ डाउटनेट ऐप से फोटो खींचना है, फोन से अपने क्वेश्चन की फोटो खींचनी है और आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। ये न्यूक्लियर के अंदर, ठीक है, कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं और बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन के बीच का फोर्स, न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का जो फोर्स होता है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, समझ में आ गया भाई। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच का फोर्स, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच के फोर्स को बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये चार्ज से फ्री होता है, चार्ज फ्री है ये, इस पे चार्ज वार्ज का कोई असर नहीं होता, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है। चार्ज वार्ज का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, इसका प्रोटॉन का चार्ज कुछ भी हो, न्यूट्रॉन का तो चार्ज ही नहीं होता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ये आपस में एक दूसरे से इतने स्ट्रांगली जुड़े होते हैं कि इस पे चार्ज वार्ज का भी फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया। चलो अब इसके बाद हमने पढ़ा था फाइनल वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, ये मैंने जैसा आपको बताया, हम ये कहां पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे हम 12वीं क्लास के आखिरी चैप्टर में, न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है, वहां पे न्यूक्लियस की स्टडी की जाएगी। तो यार न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस अपने आप टूटते हैं, आप देखोगे कि कोई न्यूक्लियस स्टेबल नहीं हो सकते, तो वो अपने आप ही टूट जाते हैं। ठीक है, अपने आप ही अगर वो टूट रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उनके अंदर के फोर्सेज इतने कमजोर हैं कि उससे घर की बात घर में नहीं संभल रही है, तो घर के रिश्ते कमजोर होंगे और घर के रिश्ते कमजोर होंगे तो लोग छोड़ छोड़ के भागेंगे, तो वो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। क्लियर है, समझ में आ गया। ओके, चलो अगर यार कोई आप लोगों को दिक्कत है तो आप डाउटनेट पे क्या कर सकते हैं, वीडियो सॉल्यूशन सर्च कर सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बोल दिया है। तो अब इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आप लोगों को जो आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी है, ये तो जो अपना चैप्टर था ये था पूरा का पूरा किसके बारे में, सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ठीक है, तो ये तो मुझे बस आपको छोटी छोटी बातें बतानी थी, वो मैंने बता दी। अब भाई साहब कोर्स चालू हो रहा है अपना फ्राइडे से फिजिक्स का। ठीक है, आज क्या है, वेंसडे है आई गेस, आज वेंसडे है क्या, आई गेस वेंसडे है। ठीक है, तो आज जो भी डे है, फ्राइडे को मैं जब आऊंगा तो फ्राइडे को अपन क्लास चालू करेंगे 11वीं की। पहला चैप्टर आने लगेगा, पहला चैप्टर कौन सा, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो यार उसके लिए बिल्कुल आपको एक्साइटेड रहना है। अगर आपको चीजें आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, 9th क्लास में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत यूनिट के बारे में, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से अपना कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां से चीजें एकदम मस्त तरीके से स्टार्ट हो जाएंगी, 11वीं की पूरी एकदम फुल चलेगा कोर्स। पहले पढ़ेंगे यूनिट मेजरमेंट, फिर पढ़ेंगे मोशन, उसके बाद 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, वेक्टर पढ़ाऊंगा, वेक्टर के बाद आपको क्या पढ़ाऊंगा, जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो भी पढ़ाऊंगा जो अपनी यूज होने वाली है। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगी, सारी चीज आपको मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, बेसिक लेक्चर था। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जितना ज्यादा हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।